नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई भूतिया कहानी लाई हूँ जिसका नाम है टिटलागढ़ की एक रात। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बात कई साल पुरानी है, जब मेरी नई नई नौकरी नागपुर में लगी थी। मैं एक सेल्समैन था और मुझे बहुत टूर करना पड़ता था। मार्च महीने के दिन थे, दोपहर का वक्त था और तेज़ गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा था। बुरा हो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का। कमबख्तों ने उसी दिन बिजली काट रखी थी। मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरा ख़राब मन और चिड़चिड़ा हो गया। एक तो उमस भरी गर्म हवाएं खिड़की से आकर हाल ख़राब किए जा रही थी और ऊपर से ढेर सारा काम। एक सेल्समैन की ज़िंदगी कितनी बेकार हो सकती है, ये तो कोई मुझसे आकर पूछे। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। मुझे पक्का विश्वास था कि ये ज़रूर मेरे बॉस का होगा, मुझे कोई ना कोई काम दे रहा होगा। खैर, बड़े ही अनमने मन से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, दिस इज़ राजेश फ्रॉम सेफ्टी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। उधर से बॉस की खरखराती हुई आवाज़ आई, राजेश, तुम आज के आज ही टिटलागढ़ में जाकर वहाँ के स्टील प्लांट में परचेस ऑफिसर से मिलो। मैं फैक्स भेज रहा हूँ, सारी डिटेल्स उसी में ही है। मैंने मीमी आते हुए कहा, सर बहुत काम है, अगले हफ्ते चले जाओ। बॉस ने बहुत प्यार से कहा, नो डियर, अगले हफ्ते कोई दूसरा काम दूंगा। फ़ोन कट गया और मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। कुछ दोस्तों को फ़ोन किया तो पता चला कि टिटलागढ़ जाने का एक ही रास्ता है और वो है ट्रेन से। मुझे रायपुर के पास दुर्ग जाना होगा और वहाँ से विशाखापट्टनम तक एक पैसेंजर ट्रेन जाती है जो रात को टिटलागढ़ पहुँचाती है। मैं सोच ही रहा था कि फैक्स आ गया। उसमें उस स्टील कंपनी की डिटेल्स थी। पढ़कर लगा कि ये तो 100 सेल्स हैं। मेरा टारगेट कुछ और पूरा हो जाता। खुशी की बात थी। मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया और समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन फ़ोन करके ट्रेन्स की इन्फॉर्मेशन ली। स्टेशन जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। लगता था कि सभी को बस कहीं ना कहीं हमेशा जाना ही होता है। स्टेशन में ही आकर पता चलता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरी ट्रेन जो बॉम्बे से हावड़ा जा रही थी वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। टिकट लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही किसी ने उठाया कि भाई साहब, आपका स्टेशन आ गया। बाहर देखा तो दुर्ग स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था। खैर, बाहर आया, थोड़ी पूछताछ की, पता चला कि दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर गाड़ी शाम 7 बजे निकलेंगी। मैंने घड़ी देखी, करीब 1.5 घंटे का समय था। मैंने ये सोचा कि पता नहीं रात को वहाँ टिटलागढ़ में मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। स्टेशन के बाहर एक ढाबा था, उसी में बैठकर दाल रोटी खा ली और एक गिलास लस्सी पी ली और मेरा पेट भर गया। टिटलागढ़ की टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठा। ट्रेन को आने में समय था। सोचा एक किताब खरीद लूँ। वहाँ बुक स्टॉल में देखा तो नई वाली मनोहर कहानियाँ थी और ब्रोम स्टोकर की ड्रैक्युला थी। दोनों ले लिया। उस वक्त में ये दोनों ही किताबें बड़ी चलती थी। ड्रैक्युला मैंने पढ़ा नहीं था, यारों ने बड़ी तारीफ़ की थी, इसलिए इसे खरीद लिया। खैर, थोड़ी देर में हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लोग का सैलाब आ गया। चारों तरफ खाने पीने के ठेले और लोगों की भीड़। फिर धीमे धीमे चलती हुई ये पैसेंजर ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही लोग टूट पड़े। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ सवार हो गए। मैं भी एक डिब्बे में घुस पड़ा। भारत की रेलगाड़ियाँ और उनका सफ़र कुछ ऐसा ही होता है। ट्रेन शुरू हुई और हर जगह रुकती हुई अपने मुकाम पर चल पड़ी। मैंने अपनी थम्सअप की बोतल से धीरे धीरे कोला सोमरस की चुस्कियाँ लेना शुरू किया और मनोहर कहानी को पढ़ने के लिए निकाला। ये भूत प्रेत कथा विशेषांक था। मुझे इस तरह की कहानियाँ और फिल्में बड़ी पसंद आती थी। कुछ कहानियाँ पढ़ने के बाद देखा तो रात हो चली थी। बहुत से मुसाफिर ऊँघ रहे थे, कुछ बातों में मशगूल थे। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने बैग में से अपना टिफ़िन निकाला और खाना शुरू कर दिया। ये टिफ़िन मैंने दुर्ग से ढाबे से बनवा लिया था। खाने के बाद फिर धीरे धीरे चुस्की लेते हुए मैंने अब ड्रैक्युला किताब पढ़नी शुरू की। ये एक ज़बरदस्त नॉवेल थी। बहुत देर तक पढ़ने के बाद मैंने देखा घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। मेरा स्टेशन अब आने ही वाला था।
आसपास के मुसाफिरों से पूछा तो पता चला कि ट्रेन थोड़ी लेट है और करीब 2 बजे तक पहुंचेगी। मैंने अब अपना बैग बंद किया और इंतज़ार करने लगा उस स्टेशन का जहां मैं पहली बार जा रहा था, और नाम से ही ये कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था, टिटलागढ़। भला ये भी कोई नाम हुआ। करीब 2:30 पर मेरा स्टेशन आया। मैं उतरा और चारों तरफ देखा। एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की ओर चल दिए। मैंने सोचा अब किसी होटल में जाकर रात काट लेता हूँ और सुबह स्टील प्लांट में जाकर काम पूरा कर लूँगा। स्टेशन में एक टीटी दिखा। उससे पूछा कि यहाँ कोई होटल है आसपास। उसने हंसते हुए कहा, साहब ये छोटी सी जगह है, यहाँ कौन सा होटल मिलेगा आपको। आप तो यही वेटिंग रूम में रात गुजार लो और कल जहाँ जाना हो वह चले जाना। मैंने सोचा वेटिंग रूम में रात गुजारने से बेहतर है कि मैं एक कोशिश कर ही लूँ। मैं स्टेशन के बाहर पहुँचा। देखा तो मरघट जैसा सन्नाटा था। उस नीम अंधेरे में एक छोटा सा लाइट था लैंप पोस्ट का, जो एक बीमार सी पीली रोशनी बिखेर रहा था। मैंने कुछ दूर देखने की कोशिश की। थोड़ी दूर पर मुझे अचानक एक तांगा वाला नज़र आया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। मैंने जोर लगाकर उस टांगे वाले से पूछा, भैया अगर आसपास कोई होटल हो तो मुझे पहुंचा दोगे क्या। टांगे वाले ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। वो एक अजीब सा चेहरा था। मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गंध कहाँ की है। उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, यहाँ कोई होटल अभी नहीं मिलेगा। आज तो आप वेटिंग रूम में ही आराम कर लो, कल आप यही तैयार हो जाना, मैं आपको स्टील प्लांट छोड़ दूँगा। मैंने एकदम चकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम मैं कि प्लांट जाऊँगा। उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यहाँ सब प्लांट में जाने के लिए तो आते हैं बाबूजी। उसकी हंसी मुझे रात के उस वक्त उस बियाबान जगह में बहुत भयानक सी लगी। मेरे दिमाग में फिर काउंट ड्रैक्युला फ्लैश कर गया। मैं पलटकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने डरते हुए मन को समझाया, यार राजेश, ये सब यहाँ का माहौल और तेरी किताबों का असर है, शांत रह। मैं कई बरसों से सेल्समैन की हैसियत से सफ़र करता आ रहा हूँ, लेकिन उस रात का असर कुछ अलग ही था। मैंने स्टेशन के भीतर घुसते हुए पीछे पलटकर देखा। वो टांगा वाला अब नहीं था। कमाल है, मुझे उसके जाने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, न ही घोड़े की टाप, न ही कोई और आवाज़। मैंने धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर गौर किया। पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान था। प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर एक छोटे से कमरे के आगे लिखा था वेटिंग रूम। मैं उसी में घुस पड़ा। देखा तो एक छोटा सा गंदा सा कमरा था। एक बेंच भी था, उस पर एक बूढ़ा बैठा था। उसके सामने नीचे में एक बूढ़ी औरत भी बैठी थी और साथ में 2 जवान बच्चे भी थे। मुझे आया देखकर सबने मेरे तरफ देखा और फिर मुझे पुकारा, आइए बाबूजी। मैं उस बूढ़े की ओर बढ़ा और बेंच पर बैठ गया। मुझे फिर से वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो गंध कहाँ की है, पर कुछ याद नहीं आया। मैंने उन चारों की ओर देखा। चारों कंबल से अपने आप को ओढ़े हुए थे। किसी का भी चेहरा उस कम रोशनी में दिख नहीं रहा था। यहाँ का मौसम कुछ अजीब है। मार्च में ठंड लग रही है। बूढ़े ने खरखराती हुई आवाज़ में कहा, बाबूजी, ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए ये ठंड महसूस होती है। आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा, मैं नागपुर से आया हूँ। बूढ़ा चुप हो गया। बूढ़े ने थोड़ी देर बाद पूछा, स्टील प्लांट के लिए आए हो। मैं चौंक गया। उसकी तरफ देखा तो पहली बार उसका चेहरा देखा, एक बूढ़ा आदमी। मैंने थोड़ी सावधानी से कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। बूढ़े ने हंसकर कहा, यहाँ सब उसी के लिए तो आते हैं। मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं बाहर ही रहूँगा। मैंने अपने आप को समझाया कि बस यार कुछ देर और। मैंने बैग में टटोला तो एक पुरानी माचिस मिल गई। मैंने सिगरेट सुलगाया और पीछे मुड़कर देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया। चारों मेरे पीछे ही खड़े थे और मुझे देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नींद के झोंके भी आ रहे थे। मेरी आंखें भी रह रह कर मूंद जाती थी। अचानक किसी ने मेरी बाह पकड़कर खींचा और चिल्लाया,
मरना है क्या? मैंने देखा तो एक ट्रेन आ रही थी और मैं प्लेटफॉर्म के किनारे में था। अचानक ही ऐसा लगा कि बूढ़ा मेरे पास खड़ा है और मुझे धक्का देना चाहता है। मैंने घबरा कर देखा तो स्टेशन मास्टर था। उसने कहा कि बेंच पर जाकर सो जाओ। मैंने वही फैसला किया। स्टेशन पर एक बेंच थी, उस पर जाकर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उस बूढ़े ने कहा, यहाँ मत सो बेटा, वहाँ वेटिंग रूम में सो जाओ। मैंने कहा कि मैं यही सो जाऊँगा और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं स्टेशन मास्टर के पास तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं सोकर उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। अब तो दिन की रोशनी में भी मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा था। अचानक देखा तो स्टेशन के गेट से मेरा एक पुराना दोस्त बाहर निकल रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, उमेश, या इधर, मैं राजेश हूँ, नागपुर से। उसने मुझे देखा और पास आया और पूछा, यहाँ कैसे बे? मैंने कहा, यार स्टील प्लांट में परचेस में मिलने आया हूँ। वो बोला कि मैं भी वही जा रहा हूँ, चल साथ में चलते हैं। मुझे बड़ी राहत मिली। उमेश से बस बिजनेस की दोस्ती थी और अक्सर हम एक ही कस्टमर के पास मिलते थे और अपने अपने बिजनेस के लिए लड़ते थे। पर आज बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों प्लांट गए और अपना अपना काम किया। मुझे ऑर्डर मिल गया और उमेश को भी। हमने सोचा कि रात की गाड़ी से वापस चले जाते हैं। उसे रायपुर जाना था, मैं भी वहीं से गाड़ी बदलकर नागपुर चले जाऊंगा, ऐसा मन में सोचा। हम एक छोटे से ढाबे पर जाकर खाने पीने में लग गए। रात के करीब 12 बजे वो ट्रेन थी। हम 11 बजे पहुँचे स्टेशन पर और अपनी टिकट लेकर इंतज़ार करने लगे। अचानक ही थोड़ी देर बाद मुझे वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा अपने परिवार और उस टांगे वाले के साथ मेरे पीछे खड़ा था। मैंने बूढ़े को देखा, वो अजीब सी हंसी हंसा और मुझसे कहने लगा कि जा रहे हो बाबूजी, हमारे साथ थोड़ी देर और समय बिता जाते। मैंने कहा, देखो तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ, पर मेरा पीछा छोड़ो। बूढ़े ने कहा, हमें पैसे नहीं, आप चाहिए बाबूजी, आप बड़े ही अच्छे लगे हमें। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने बूढ़े को अपने साथ बैठने को कहा, उसी बेंच पर जहाँ मेरा दोस्त बैठा था। एक तो उस छोटे से स्टेशन पर ठीक से रोशनी भी नहीं आ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक ही गाड़ी के आने की आवाज़ आई। मेरा दोस्त हड़बड़ाकर उठा और मुझे बोला, अबे चल, ट्रेन आ गई। मैं भी हड़बड़ाकर उठा। ट्रेन को देखने के चक्कर में इन सबको भूल ही गया। ट्रेन आई, हम दोनों जाने लगे। मैं चढ़ने लगा तो बूढ़े ने आवाज़ दी, बेटा जा रहे हो हमें छोड़कर? मुझे अजीब सा लगा और झुककर बूढ़े के पैर छूने लगा। देखा तो बूढ़ा मुड़ गया था, उसके पैर उल्टी दिशा में थे। मैं सर उठाकर कहने लगा, बाबा पैर तो छूने दो। देखा तो उनका चेहरा मेरी ही तरफ था। फिर नीचे देखा तो पैर उल्टे थे। मुझे एक गहरा झटका लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला। आंखें खुली, देखा तो मेरा दोस्त उमेश था। मैं गाड़ी में लेटा था। मैं अटक अटक कर बोला, भूत। वो हंसने लगा, भूत? दुनिया में भूत कहाँ होते हैं? ये सब बेकार की बातें हैं, तू सो जा। और मैं सो गया। बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो कोई स्टेशन था। उमेश पहले ही उठ गया था। मुझे देखकर कहा, उठ जा राजेश, सुबह हो गई है। मैंने पूछा, कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, रायपुर है। मैं उतर रहा हूँ, तू यहीं से दूसरी गाड़ी ले ले नागपुर के लिए। चल तुझे बिठा ही देता हूँ। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। वहाँ एक गाड़ी थी जो नागपुर जा रही थी। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उमेश जाकर टिकट, अखबार और चाय ले आया। कल का ही असर था। उमेश ने टीटी से बात करके एक जगह दिलवा दी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। उमेश चला गया। मैंने चाय पी और अखबार खोला। तीसरे पेज पर एक खबर पर मेरी निगाह रुक गई। उस खबर में उस बूढ़े के परिवार का फ़ोटो और उस टांगे वाले का फ़ोटो था। जल्दी जल्दी खबर पढ़ी तो सन्न रह गया। वो पूरा परिवार उस टांगे वाले के साथ टिटलागढ़ के पास एक एक्सीडेंट में 2 दिन पहले ही मर चुका था। सबकी लाशें मिल गई थी,
लेकिन उसके तीसरे बेटे की लाश अब तक नहीं मिली थी। तस्वीर गौर से देखी तो उसके बेटे का फ़ोटो दिया हुआ था। उसका चेहरा मुझसे ही मिलता था। मैं सिहर कर रह गया। मुझे लगा, तो क्या मैंने शापित आत्माओं के साथ टिटलागढ़ की रात काटी थी? मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वो तेज़ गंध शमशान में जल रही लाशों की होती है, जो उस वक्त कल मुझे आ रही थी। वो सफ़ेद चेहरे लाशों के होते हैं, वो चमकीली आंखें भूतों की होती हैं, और भारत में ये कहा जाता है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। अब सब कुछ समझ आ रहा था और मैं तेज़ी से डर के मारे काँप रहा था। ट्रेन तेज़ी से भाग रही थी। मेरी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और फाइनली मैं नागपुर पहुंचा। नागपुर पहुंचने के बाद मेरे करीबी दोस्त को मैंने सब घटना बता दी और मेरा मन हल्का हो गया। तो दोस्तों, आपको ये भूतिया कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।